So this is Fluids and Elasticity for JEE Advanced लेक्चर नंबर 3। पेन एंड पेपर निकालें, नोट्स बनाना फटाफट शुरू करें। सरफेस टेंशन में अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो हम लोग एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप पढ़े हैं। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा है कि एक स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आता है इट इज 2T/R। उसी तरह से एक सिलेंड्रिकल ड्रॉप भी आता है। सिलेंड्रिकल ड्रॉप के अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? राइट, हेडिंग बना लें। एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस पे हिट करना शुरू करते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलेंड्रिकल ड्रॉप, तो लिखें इसमें कंसिडर अ सिलेंड्रिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन T, रेडियस कैपिटल R, then the excess pressure inside the cylindrical drop is given by थोड़ा सा चेंज होता है दोस्त। जैसे तुम लोग अगर रिकॉल कर पा रहे हो, एक स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, या कह सकते हो एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2T/R। समझ में आ रहा ना? दोनों लिख देता हूँ। स्फेरिकल अगर ड्रॉप है तो उसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, इट इज एक्चुअली में 2T/R। T मतलब लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है और R तो फोर्स है ना, लिक्विड का ड्रॉप का रेडियस है, राइट। उसी तरह से एक अगर मान ले स्फेरिकल ड्रॉप है दोस्त, इस तरह सिलेंड्रिकल ड्रॉप है, इस तरह का सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस मान ले आ रहा है, लिक्विड का सरफेस टेंशन T है, तो इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर के प्रेशर का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। 2T/R की जगह T/R हो जाता है। तो सब हम लोग इसी के डेरिवेशन से ऐसी जर्नी शुरू करेंगे। हाउ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलेंड्रिकल ड्रॉप इज, ठीक है, T/R। तो देखो बड़ा मजेदार डेरिवेशन है, थोड़ा दिमाग लगाएं। जैसे मान लें एक सिलेंडर है, क्या दोस्त, अपने पास एक सिलेंडर है, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें अबाउट अ डायमीटर एक्सेस। जैसे मैंने क्या किया साहब, है ना, इसको अबाउट डायमीटर एक्सेस दो इक्वल पार्ट्स में उड़ा दिया। फील कर पा रहा है ना? इसको मैंने क्या किया, एक डायमीटर एक्सेस के अबाउट दो इक्वल पार्ट्स में उड़ा दिया है ना। ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है, इस तरह का सोच पा रहे हो, है ना। लेफ्ट हाफ है, राइट हाफ है। कोई भी जो एक हाफ है, हम देखेंगे दूसरे हाफ पे कितना अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको साहब हमने दो हाफ में स्प्लिट कर दिया है, राइट। और हम किसी भी एक हाफ सिलेंडर पे लगने वाले फोर्सेस को डील कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं साहब सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस मान ले R है। क्लियर है? थोड़ा 3D में डायग्राम है, थोड़ा सा तुम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करो, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे कैसे लग रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिखते चलें, मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, सब लोग थोड़ा सा लिखें। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ सिलेंडर आर। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो जैसे ही आप इस सिलेंडर को डायमीटर एक्सेस के अबाउट दो इक्वल हाफ में कट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा तुम्हें क्रॉस सेक्शन मिलेगा और ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और इस तरह का कुछ रेक्टेंगल मिलेगा। थोड़ा फील करने की कोशिश कर पा रहे हो? इसमें इसका लेंथ मिलेगा L और इसका जो ब्रेड्थ मिलेगा वो 2R मिलेगा। फील कर पा रहे? कौन से मैं क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसको बीच से उड़ाएगा तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगी जिसका लेंथ उतना ही होगा जितना कि सिलेंडर का लेंथ है, विच इज L, राइट। और इसका जो ब्रेड्थ मिलेगा वो डायमीटर के बराबर मिलेगा। फील कर पा रहा है? ये देखिए ये डायमीटर है, ये देखिए ये 2R है, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। तो दिस इज L और दिस इज 2R, तो एक एक रेक्टेंगल मिलेगा। एक्चुअली में तुम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो इस तरह की पिक्चर मिलेगी। ये पार्टी L है, ये पार्टी 2R है। तो ये मैं इस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, है ना।
जिसका एरिया है L इंटू 2R, ये कहानी है। समझ पा रहे हो? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बेसिकली, जिसका लेंथ कितना है L और जिसका ब्रेड्थ कितना है 2R, तो L इंटू 2R है बेसिकली, ये कहानी है। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इस पे लगने वाले थोड़ा सा फोर्सेस देखें। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि साहब बाहर वाला जो प्रेशर है P1 है, अंदर वाला जो प्रेशर है P2 है। तो अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो इस एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो देखो प्रेशर हम सब लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स क्या पढ़ता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो अंदर वाला जो प्रेशर है वो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर मान ले अंदर वाला कुछ P2 है और एरिया ये देखिए है ना, ये वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसपे लगने वाला हम लोग फोर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो देख ऐसा है, तो प्रेशर और मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना हो गया, ये देख L इंटू 2R, ये देख L इंटू 2R, और वो इधर लग रहा है, इधर, ठीक है। अंदर का जो प्रेशर है वो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, P2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया मतलब ये वाला एरिया है ना, L इंटू 2R। इसी तरह से सिलेंडर के बाहर की जो हवा है वहां पे भी कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्रेशर की वजह से फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो वो एरिया पकड़ के चलते हैं टू विच द फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली। वो एरिया पकड़ता है जिसके नॉर्मल डायरेक्शन में द फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर दोस्त कितना है P1 और मल्टीप्लाइड बाय एरिया निकाल ही चुका कितना, ठीक है, 2R इंटू L, ये देख P1 मल्टीप्लाइड बाय 2R इंटू L, राइट। तो इस ये वाला जो हाफ सिलेंडर है उस पे ये जो एयर है वो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है, प्रेशर इनटू वही एरिया, द एरिया टू विच द फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल, ये वाला एरिया, वो एरिया जिसके नॉर्मल डायरेक्शन में द फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा नहीं कि साहब यहाँ पे सिलेंडर का आप सरफेस एरिया लेंगे, ना 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 नो 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 नो, वैसा नहीं है। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया, इट्स नॉट द एरिया टू विच द फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली। वो जो एरिया है जिसके नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो दोस्त ये रेक्टेंगल का एरिया है जो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसलिए एरिया हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं चाहे अंदर वाले प्रेशर की वजह से फोर्स देखना हो या बाहर वाले प्रेशर की वजह से फोर्स देखना हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन की वजह से भी तुम्हें फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे कैसे फोर्स देखेंगे। तो एक्चुअली में क्या होगा, जो राइट हाफ वाला सिलेंडर होगा वो लेफ्ट हाफ वाले सिलेंडर को खींच रहा होगा बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। TDL 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 TDL, ये क्या तुम लोग थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हैं? ये देख, ये लेफ्ट हाफ वाला सिलेंडर है, ये मान ले राइट हाफ वाला सिलेंडर है। तो राइट हाफ वाला जो सिलेंडर है वो लेफ्ट हाफ वाले सिलेंडर के ये जो सर्कमफरेंस वाले पार्टिकल्स हैं इनको इस तरह से खींच रहा होगा। देख जो भी फोर्स ड्यू सरफेस टेंशन होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, वो हमेशा एक तो सरफेस के अलोंग रहता है और हमेशा डिफरेंशियल लेंथ के नॉर्मल रहता है। तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें। ये देख एवरीवन सी दिस, जैसे ये मान ले DL लेंथ का एलिमेंट है, तो इसके उधर वाला जो सरफेस होगा ये अलोंग द सरफेस फोर्स लगा रहा होगा, पैरेलल टू द सरफेस होगा एंड नॉर्मल टू दिस लेंथ, है ना। इस DL पे TDL 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 TDL, और इधर से भी दोस्त वही वाला होगा TDL TDL TDL, क्योंकि दोनों साइड हवा है ना, इस सरफेस के इधर भी हवा है, सरफेस के इधर भी हवा है, क्लियर है। तो TDL 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 इधर से और ऐसे इधर से TDL 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 TDL। तो ये जो फोर्सेस लगेंगे, मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है, मैं साहब एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL पकड़ लेता हूं, इस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये होगा। भाई एक बात बता, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या पड़ता है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यही तो पड़ता है, T इंटू L। तो DL लेंथ के एलिमेंट पे व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट इज T इंटू DL। और डायरेक्शन विजुलाइज कर पा रहा है, राइट हाफ वाला जो सिलेंडर है वो लेफ्ट हाफ वाले सिलेंडर के ये जो है ना सर्कमफरेंस वाले पार्टिकल्स उनको खींच रहा होगा, TDL 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 अलोंग द सरफेस होगा एंड नॉर्मल टू एवरी डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट, इस तरह से, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट के लेंथ के नॉर्मल होगा, ऐसे इधर से TDL TDL TDL, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला छोटा सा फोर्स ये होगा, टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट कर दे और लेंथ वेरी करा दे राइट फ्रॉम 0 से टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी है, तो 1 का L के रेस्पेक्ट में L हो जाएगा, अपर और लोअर लिमिट ये चिपकाओगे तो रिजल्ट तुम्हारा ही आ जाएगा, F बराबर T इंटू L। अच्छा, T इंटू L का जो फोर्स होगा वो तो इस पूरे के पूरे लेंथ पे लग रहा होगा, और ऐसे ही T इंटू L का उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इस लेंथ पे भी लग रहा होगा। T इंटू L इधर से और T इंटू L दोस्त इधर से भी लग रहा होगा, है ना। इस तरह का है ना, इस तरह का, ये लेफ्ट हाफ वाला है, ये राइट हाफ वाला पोर्शन है, इस तरह से, ठीक है। तो
ये वाले जो एलिमेंट हैं ये भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कितना 10-12 का। और इधर देख जो तुम्हें दिख नहीं रहा है सामने से, जो मुझे दिख रहा है, इधर वाले जो एलिमेंट है, इधर वाले तो तुम्हें देख रहे हैं, उसके ऑपोजिट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। तो इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं उन पे भी लग रहा होगा 10-12, और इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं दे विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज TL। तो जो नेट फोर्स होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका दोस्त मैग्नीट्यूड होगा TL प्लस TL बराबर 2TL, और उसका डायरेक्शन ऑफ कोर्स इन दिस डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऐसा है, क्या ये फील कर पा रहे हो तुम लोग? TL इधर से, TL इधर से, तो नेट फोर्स हो जाएगा 2TL और डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। बाकी लेफ्ट हाफ वाला जो सिलेंडर है, इट एक्सिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम, यू कैन बैलेंस द फोर्स फॉर लेफ्ट हाफ सिलेंडर टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सारे के सारे फोर्स को हम बैलेंस करा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लग रहा है, राइट हैंड साइड में कितना लग रहा है, दोनों को ला रहा हूँ। बोलो भाई, राइट हाफ में अगर आप फोर्सेस देख रहे हैं, ठीक है, तो P1 इंटू L2R और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट इज 2L। लेफ्ट साइड एक ही फोर्स लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो P2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू 2R। नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस बैलेंस करा सकते हो। इसको इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, 2L दोनों साइड से निपटा सकते हो। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। रिजल्ट बस अपने को ध्यान रखना है क्या, कि अगर तुम्हारे पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है तो उसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है, या स्फेरिकल सरफेस के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा होता है बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/r। उल्टा जब आप सिलिंड्रिकल सरफेस देखते हो तो सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है, या सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर का जो प्रेशर है बाहर के सरफेस से एक्सेस होता है बाय एन अमाउंट ऑफ T/r, आधा होता है, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 तुम लोग पढ़ पा रहे हो थोड़ा ध्यान से। तो उसने 2 प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है, इन 2 प्लेट्स के बीच में एक सिलिंड्रिकल ड्रॉप फंसा हुआ है। क्या है? देयर इज अ सिलिंड्रिकल ड्रॉप लाइक दिस, ठीक है साहब। ड्रॉप का आपको डायमीटर दे रखा है उसने, रेडियस ना देके उसने डायमीटर दे रखा है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। सवाल पे आते हैं, क्या पूछ रहा है? डिटरमिन द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच प्लेट फ्रॉम द ड्रॉप्स अंडर फॉलोइंग कंसिडरेशन। आसान भाषा में इस प्लेट को अलग करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा। फील कर पा रहे हो क्या है? 2 प्लेट्स हैं बेसिकली इस तरह से, उनके बीच में एक लिक्विड का सिलिंड्रिकल ड्रॉप फंसा हुआ है, देखो, है ना, जिसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर पता मतलब रेडियस पता है, ऐसा है, राइट। और प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए हाउ मच फोर्स विल बी नीडेड, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये बेसिक सवाल है एक्चुअली। तो बहुत सिंपल सा इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है। द आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम इज यही वाला, कि जितना अमाउंट ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रॉप प्लेट पे फोर्स लगाएगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को भी प्लेट पे लगाना पड़ेगा, राइट, इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस प्लेट फ्रॉम दिस लिक्विड। ऐसा है, राइट। तो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट उतना ही तो होगा जितना कि फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस टेंशन होगा। भाई हमें पता है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल ड्रॉप है, तो सिलिंड्रिकल ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होता है बाहर के प्रेशर से एक्सेस होता है बाय व्हाट अमाउंट, तो बाय दिस अमाउंट। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से ये जो ड्रॉप है प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। तो देख, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा उतना ही लगाएगा जितना कि ड्रॉप इस प्लेट पे लगाएगी बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कैसे निकालें? तो फोर्स होता है दोस्त प्रेशर, प्रेशर मतलब वही एक्सेस प्रेशर जो अभी भी निकाल रहे हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सिलिंड्रिकल सरफेस और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। भाई फोर्स यही तो होगा रे, फोर्स होगा एक्सेस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बस एक्सेस प्रेशर का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2T/r की जगह T/r चिपकाना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
अगर तुम्हारे पास स्फेरिकल ड्रॉप होती है इट वुड बी 2t बाय आर, बट सिलिंड्रिकल ड्रॉप है तो अंदर का जो एक्सेस प्रेशर इट इज t बाय आर, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो एरिया तो ऑफकोर्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एरिया क्या हो जाएगा, इट इज पाई आर स्क्वायर, सोच पा रहे हो। दिस इज दैट सरफेस एरिया, ये रेडियस मान लिया है, डायमीटर पता है तो रेडियस निकल आएगा। तो एरिया ये वाला कितना एरिया इन कॉन्टैक्ट है, ये एरिया दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द प्लेट विद दिस सिलिंड्रिकल लिक्विड ड्रॉप, ऐसा है, ठीक है। तो आर आर निपट जाएगा, तो टी पाई आर। अच्छा यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो तो मैं सिग्मा की फॉर्म में दे रखा है उसने, तो सिग्मा डाल दे, क्या दिक्कत है, रेडियस का डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ये आसान सा सवाल था जो एडवांस में पूछा था। बाकी इसमें सवाल नंबर 3 है, ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। जो हम लोग छोड़ चुके थे उनको हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 थोड़ा ध्यान से पढ़ें। फिर से सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। क्या ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेवल 1 में, ये सुनो। जैसे एक यू शेप का वायर फ्रेम है, ये देख यू शेप का वायर फ्रेम है, हैविंग सम स्लाइडर, एक स्लाइडर रखा है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली रख लिया, पकड़ लिया, हॉरिजॉन्टली होल्ड किया है। जैसे मान लिया इस तरह का है ना, यू शेप का एक वायर फ्रेम है हैविंग द सिलेंडर, इसको मैंने इट इज डिप्ड इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन एंड इज टेकन आउट। तो एक सोप की फिल्म प्रिपेयर हो जाएगी इन बिटवीन यू शेप्ड वायर फ्रेम एंड दिस स्लाइडर, ठीक है। उसके ऊपर क्या करो, एक थ्रेड का कोई भी इररेगुलर शेप या साइज का राइट लूप जेंटली प्लेस कर दो, और उसके अंदर का जो सरफेस है वो आप पंक्चर कर दें, प्रिक कर दें विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। यू विल फाइंड दैट कि जो थ्रेड का लूप है एग्जैक्टली गोलू मोलू हो जाता है, एग्जैक्टली गोल गोल हो जाता है। क्या हम लोग ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, क्लियर। तो वही वाला है, इररेगुलर शेप था, अंदर वाला सरफेस पंक्चर किया तो जो रिमेनिंग सरफेस है वो गोल गोल हो जाता है। क्यों? बिकॉज एक गिवन पैरामीटर के लिए जो मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब हो सकता है दैट इज दैट ऑफ अ सर्कल, और अंदर वाला एरिया जब मैक्सिमम होगा तभी जो बचा हुआ बाहर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। और यही तो लिक्विड सरफेस की दोस्त प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड का जो एक्सपोज सरफेस है ये बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और कोशिश करता है टू मिनिमाइज दैट सरफेस एरिया। जब अंदर वाला एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो जो बचा हुआ लिक्विड सरफेस का एरिया होगा वो मिनिमम होगा, राइट। अच्छा, होता क्या है, यहां पे कोई भी छोटा सा डीएल का एलिमेंट ले लो, है ना, तो इसके इधर तो सरफेस है लेकिन इधर सरफेस नहीं है, तो जिधर सरफेस होगा वहीं से तो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और जो भी सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होता है हमेशा ध्यान रखें उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है इट इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, दूसरा इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू लेंथ ऑफ दैट लाइन। ये देख, ये डीएल का लेंथ ले लिया तो जिधर भी फोर्स लगेगा वो हमेशा सरफेस के अलोंग लगेगा, और ये देखिए देख, है ना, इस डिफरेंशियल लाइन के लेंथ के नॉर्मल लगेगा, है ना, हर छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट पे टीडीएल 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 टीडीएल। अब सवाल पे आते हैं, तो ये खींच रहे हैं, खींच के उसको पूरा गोलमोल कर दिया एक्चुअली। अब सवाल पे आते हैं, पूछ कर रहा है, सवाल ये पूछा है कि नाउ द स्लाइडिंग वायर इज मूव्ड आउट, इसको खींच रहा है, ये जो स्लाइडर है ना इसको दोस्त बाहर की तरफ धीरे धीरे खींच रहा है। तो इसको खींचने से सवाल पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय दिस थ्रेड, ये जो थ्रेड है क्या इसका जो रेडियस है वो कम होगा या बड़ा होगा? सवाल समझ में आ गया? इसको अगर खींच रहा है सो एज टू इंक्रीज द एरिया, जैसे मान लो इसको खींच के यहां पे कर दिया, तो भाई मुझे एक बार बताएं आप, जो सरफेस टेंशन होती है इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द लिक्विड, लिक्विड वही है तो उसका सरफेस टेंशन वही रहेगा, तो उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम रहेगा, तो रेडियस भी तो सेम रहेगा। ये सुनो भाई, एक बार बताएं, लिक्विड जो है वो तो सेम है तो उसका दो सरफेस टेंशन थोड़ी चेंज करेगा, एरिया बढ़ाने से सरफेस टेंशन थोड़ी चेंज करता है, वो तो वही रहेगा। तो सरफेस टेंशन अगर सेम रहेगा तो जो थ्रेड है उस पर लगने वाले दोस्त ये जो फोर्सेस हैं यही तो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर थ्रेड, क्लियर है? तो फंडा यही है,
लिक्विड वही है, सरफेस टेंशन वही है। तो जो थ्रेड है उसके हर डिफरेंशियल एलिमेंट पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो सेम हैं, फोर्सेस सेम रहेंगे, इसलिए यहाँ पे जो थ्रेड का रेडियस है वो भी सेम रह जाएगा, राइट। जो रेडियस है इट विल नॉट चेंज, वो सेम रहेगा। सवाल नंबर 5 हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। सवाल नंबर 6 पे आ जाएं। ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 6 एडवांस में पूछा गया सवाल है और बड़ा मज़ेदार सवाल है, धमाकेदार सवाल है, ठीक है, बेहतरीन सवाल है। फ्लूइड के बेसिक फंडों पर बेस सवाल है एक्चुअली, ठीक है। प्रेशर वैशर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, अच्छा सवाल है, सब लोग थोड़ा ध्यान सुने। एक हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है, क्या है, एक सर्कुलर ट्यूब है, इट इज कैप्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन में है ऐसे, हाँ, इस तरह से हॉरिजॉन्टली नहीं रखा है, इट इज नॉट कैप्ड लाइक दिस, इट इज कैप्ड लाइक दिस इन अ वर्टिकल प्लेन, राइट। जैसे साइकिल का टायर है ना, इट्स लाइक दैट। तो देखो ऐसा कुछ कुछ अपने को उसने एक सेटअप दे रखा है, कैसा दे रखा है, यहां से यहां तक का एक लिक्विड है और उसके बाद ये एक डिफरेंट लिक्विड शुरू हो रहा है। इस लिक्विड का मान लिया डेंसिटी रो दे रखा है, इस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, क्लियर है, ऐसा है। और साफ साफ उसने दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स। ध्यान से देखें, जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। मतलब दोस्त पक्की बात है, क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, सोच के बोलो, वॉल्यूम बराबर है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो कांस्टेंट है तो लेंथ भी तो बराबर होनी चाहिए। जितना ये वॉल्यूम उतना ही ये वॉल्यूम, मतलब जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ। मतलब पूरा एंगल अगर 180 है तो क्या ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90 होना चाहिए। पहले ये बात समझ, क्या ये समझ में आ रहा है, एंगल 90 क्यों होना चाहिए, पूरा का पूरा 180 है ना, तो ये भी पार्टी 90 होनी चाहिए, ये वाली भी पार्टी 90 होनी चाहिए। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और 2 लाइन का सवाल है रे ठीक है, मतलब कंसेप्ट तो 2 ही लाइन का, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देख, थीटा इज द एंगल विच रेडियस पासिंग थ्रू द इंटरफेस, ये उनका इंटरफेस है। इसके इधर देखेगा फर्स्ट लिक्विड है, इसके इधर देखेगा सेकंड लिक्विड है, तो ये जो इंटरफेस है ना, वहाँ पे जो रेडियस वेक्टर है वो मान ले वर्टिकल्स कुछ थीटा वीटा बना रहा है, यही थीटा पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आइडिया इन्वॉल्व है वाइल डीलिंग दिस प्रॉब्लम वो ये है, क्या है कि भाई एक बार बताओ, आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स पकड़ लें, ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ए एंड बी। यहाँ से यहाँ तक का जो लिक्विड है वो होमोजीनियस भी है, कंटिन्यूस भी है, तो क्या यहाँ का प्रेशर बराबर ही होना चाहिए। हम लोग लॉस ऑफ प्रेशर में पढ़ चुके हैं, 3rd लॉ में, रिमेंबर, प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम प्रोवाइडेड द लिक्विड इज होमोजीनियस एंड कंटिन्यूस। तो जितना यहाँ का प्रेशर उतना ही यहाँ का प्रेशर। तो ये बेसिक आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए का और बी का दोस्त जो प्रेशर है वो हम लोग बराबर कराने वाले हैं पहले, लेकिन अलग अलग से थोड़ा सा चर्चा हो जाए। पीए कैसे निकालते हैं, पीबी, है ना, तो पहले लेट्स स्टार्ट विद पीए, ठीक है। तो पीए से हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो दोस्त मान ले वैक्यूम है, अगर हवा होती तो दे रखा होता, उसने नहीं दिया, मतलब मान ले वैक्यूम है। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पूरा एंगल 90, थोड़ा ध्यान से सोचें, ये एंगल थीटा निकल गया तो क्या ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा, बोलो भाई। ए पॉइंट का प्रेशर मैंने कैसे लिखा, समझ में आया। देख, प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन वर्टिकल हाइट ऑफ द सरफेस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट के सरफेस से वर्टिकल हाइट या कह सकते हो वर्टिकल डेप्थ पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। तो यहां पे जो प्रेशर आएगा वो क्या इस वर्टिकल हाइट पे ही तो दोस्त डिपेंड करेगा। ये सुनो, इधर देख, थोड़ा ध्यान से देख, यहां पे एक लिक्विड है, एक यहां पे लिक्विड है,
ठीक है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा ये इस सरफेस के इस पॉइंट से इस वर्टिकल डेप्थ पे ही तो डिपेंड करेगा, एच रो जी, है ना। उसको इस टोटल लेंथ से थोड़ी मतलब होगा, वो तो सिर्फ उस पॉइंट का उस सरफेस से वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करेगा। अब सवाल है साहब ये वर्टिकल डेप्थ निकाल लें कैसे, तो बड़ा आसान सा अप्रोच है, थोड़ा ध्यान दें। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ध्यान सुनना सब लोग, और ये दोस्त रेडियस है। ये क्या है, यहां से तक का डिस्टेंस क्या है, इट इज रेडियस, है ना। तो आर का क्या ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, पूरा आर है तो क्या ये डिस्टेंस बच जाएगा आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा। तो वो थोड़ा डायरेक्ट हो गया, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। कैसे डायरेक्ट हुआ समझ में नहीं। आर का 90 माइनस थीटा के अलोंग ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा, पूरा कितना है रेडियस, तो ये डिस्टेंस कितना बचा है अपने को। तो दोस्त इसी से मतलब है, पॉइंट के सरफेस से वर्टिकल हाइट पे या वर्टिकल डेप्थ पे, तो आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्टली चिपका दिया है। तो ये एच हो गया, एच रो जी होगा। तो एच मतलब ये कितना, आर माइनस 10 आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो एच रो जी। अब रो मतलब इस वाले लिक्विड का रो मतलब रो गिवन है, क्लियर है। ऐसे ही बी पे निकालेंगे, बी वाला और धमाकेदार है ना। तो देखो कैसे कैसे निकालते हैं, लेकर रहा हूँ सब, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग। ये नहीं चमका होगा, पीबी कैसे कैसे लिख लिया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। पीबी की वैल्यू उसी तरह से थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करें, कैसे लिख रहे हैं, देख। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक तो ये लिक्विड है ना, इसके वर्टिकल हाइट की वजह से भी यहाँ पे प्रेशर होगा, प्लस ये दूसरा सेपरेट लिक्विड है, उसके भी वर्टिकल हाइट की वजह से प्रेशर होगा। तो दोनों प्रेशर को तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। पहले इस लिक्विड की वजह से मैं प्रेशर तुम लोगों को निकाल के बताता हूँ, रुक जा, एक एक करके एक पॉइंट ध्यान समझ, एक पॉइंट को सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। क्या इतना ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये सेंटर पे थीटा बना रहा है ना। तो यहाँ पे इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इस पॉइंट का सरफेस से वर्टिकल हाइट पे। अब ये हाइट आप पूछोगे कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, देख ये आर है, क्या आर का थीटा का डायरेक्शन भी हो जाएगा आर कॉस थीटा, और क्या पूरा आर है, पूरा रेडियस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज आर माइनस, तो थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना ये जो लिक्विड भरेला है ना, इस लिक्विड की वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा, एच रो जी। एच मतलब ये आर माइनस आर कॉस थीटा, और रो मतलब ये वाला तो दो सेम लिक्विड है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का सेम लिक्विड है। इसके बाद दूसरा लिक्विड शुरू हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया। अब सोचोगे साहब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का कैसे कैसे निकाला जाए, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसको कैसे निकाला जाए, तो देखो अलग से बता रहा हूँ। एक्चुअली दोस्त अपना जो टारगेट है वो सिर्फ ये हाइट निकालना है। भाई हमें पता है जो भी प्रेशर होता है सिर्फ उस पॉइंट का सरफेस से वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डेप्थ पर डिपेंड करता है। अब पूछोगे साहब ये हाइट निकाला कैसे जाए, तो बड़ा सिंपल है, ये क्या है आर, तो आर का ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है आर साइन थीटा, आवाज नहीं आई, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये यहाँ तक का आर साइन थीटा, प्लस ये वाला भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये देख सोच, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तो क्या ये एंगल तुम्हें 90 माइनस थीटा दिख रहा है। भाई साहब एक बार बता, ये पूरा का पूरा 90 है, थीटा हट गया, कितना बचा 90 माइनस थीटा। तो आर का थीटा के डायरेक्शन मतलब 90 माइनस थीटा का डायरेक्शन, ये कॉम्पोनेंट कितना होगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर में ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन 90 माइनस थीटा विच इज आर कॉस थीटा। ये सुनो अलग सुनाता हूँ, छोड़, ऐसे तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत सिंपल सा है। देख ये थीटा है, तो ये वाला तो समझ में आ ही गया है कि साहब ये हो गया आर का कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कितना हो गया आर साइन थीटा। अब ये वाला कैसे निकालें, है ना, तो पूरा 90 है, थीटा हट गया तो कितना 90 माइनस थीटा। अरे तो वैसे ही है ना भाई,
आर का 90 माइनस थीटा के डायरेक्शन में कॉस, परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा साइन, तो दिस इज आर साइन 90 माइनस थीटा, आसान भाषा में आर कॉस थीटा। फिर समझ लें, आर का ये है कॉस 90 माइनस थीटा, ये चाहिए अपने को, आर का साइन 90 माइनस थीटा मतलब आर कॉस थीटा, तो दिस इज आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा होल मल्टीप्लाइड, एच रो जी है ना, तो एच मतलब ये कितना हो गया, आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, तो ये तो एच हो गया इंटू रो, रो मतलब इस वाले का मतलब सिग्मा इंटू जी, क्लियर। बस पी ए और पी बी इक्वेट करा दे, डायरेक्टली वहां से थीटा निकल आएगा, पहले इतना छाप लें, पी ए पी बी दोनों को उड़ा रहा हूं, ठीक है। तो पी ए मतलब कितना हो गया, ठीक है सब, आर माइनस आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा चिपका दिया, और ओजी मतलब एज इट इज, और पी बी मतलब जो भी है, बोलो भाई यहां तक क्लियर सबको। ये वाला हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा रो जी, और ये वाला हो गया आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, और क्लियर। तो आर आर क्या हम लोग उड़ा सकते हैं, किसी कोई शक नहीं, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, इनफैक्ट आप जी जी भी निपटा दें, जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है, कोई शक नहीं, है ना। तो आर उड़ गया तो 1 माइनस साइन थीटा रो, और इधर से आर उड़ गया 1 माइनस कॉस थीटा रो, और इधर से साइन थीटा प्लस, क्लियर। तो थीटा की टर्म्स एक साइड कर लें, साइन के अलग है ना, तो देखो थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार रहे हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। रो उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। साइन वाले टर्म्स इधर ले आए, कॉस वाले टर्म्स इधर ले आए, बोलो भाई समझ में आ गया, आवाज नहीं आई। तो ये वाला टर्म इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रो साइन थीटा प्लस सिग्मा, है ना, साइन थीटा। अच्छा ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा, क्लियर। ऐसा है साइन अपॉन कॉस मतलब इट इज tan थीटा बराबर रो माइनस सिग्मा रो प्लस सिग्मा, तो थीटा साहब फाइनली ये हो जाएगा tan वर्स, क्या tan वर्स ऑफ रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस, क्लियर है। तो ये छोटा सा सवाल है जो एडवांस में पूछा गया था। एक मान ले अपने पास इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन थीटा, इस पे सब एक कंटेनर है कंटेनिंग सम लिक्विड, ठीक है। अच्छा लिक्विड का जो सरफेस है हमें पता नहीं है कहाँ से वो कितना कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने साहब मान लिया है ना कि साहब लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा है, और ये साहब इंक्लाइंड प्लेन की पैरेलल है ना, ये देखिए ये इंक्लाइंड है ना। तो वही तो मैं पूछ रहा क्या, कांस्टेंट एंगल मेड बाय द सरफेस विद द इंक्लाइंड, लिक्विड का जो सरफेस है इंक्लाइंड से, लिक्विड का सरफेस इंक्लाइंड से साहब कितना एंगल बनाएगा, मैंने मान लिया साहब अल्फा है, यही अल्फा पूछ रहा है, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये अल्फा अपने को पूछ रहा है। अच्छा इसमें एक छोटा सा उसने ट्विस्ट डाल दिया है, सरफेस रफ कर दिया है, देयर इज फ्रिक्शन इन बिटवीन दिस बीकर एंड दिस इंक्लाइंड, मान ले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, 2 लाइन का सवाल है, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। जैसे मान ले वी आर हैविंग अ ब्लॉक, अगर ब्लॉक एक स्मूथ इंक्लाइंड पे स्लाइड करता तो क्या उसका एक्सेशन होता है जी साइन थीटा, लेकिन अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करता है तो क्या उसका एक्सेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बस ये एक आइडिया इन्वॉल्व है, उसने थोड़ा सा चेंज किया, एडवांस का सवाल है ना। तो देखो जैसे मान लो साहब कोई ब्लॉक है एक रफ सरफेस पे जा रहा है, तो जल्दी बता कौन कौन से फोर्सेस हैं, बोलो भाई साहब। ये मान ले थीटा है ना, ये थीटा हो जाएगा एम जी है ना, एम जी कॉस थीटा एम जी है ना, साइन थीटा, और क्या दूसरा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, एक्सेशन मान ले इधर है तो जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ब्लॉक के मोशन के लिए क्या हम इक्वेशन ये लिखेंगे, ठीक है भाई साहब। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा 10 माइनस 10, यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक को मास इंटू एक्सेशन देगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के क्या होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या दोस्त यहाँ पे हो जाएगी एम जी कॉस थीटा,
तो वही तुम लोगों को बोल रहा था क्या कि यहाँ पे जो एक्सेशन होगा इट इज नॉट जी साइन थीटा। स्मूथ सरफेस होता है इट वुड बी जी साइन थीटा, वहाँ पे म्यू जीरो हो जाता है, एक ही वैल्यू जी साइन थीटा आ जाती, बट ऐसा है नहीं, है ना, रफ है तो ये वाला बस हम लोग फार्मूला घुमाने वाले हैं, ऐसा है। तो एक्सेशन का हम लोग ये फार्मूला घुमाएंगे। अब इसमें दूसरा जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है और अगर तो वो इक्विलिब्रियम में है तो सरफेस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अलोंग द सरफेस नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। इन इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होता है अलोंग सरफेस ऑफ लिक्विड ये हमेशा जीरो होता है, क्योंकि अगर आप लिक्विड के सरफेस के अलोंग, एवरीवन सी दिस, ये है, अगर आप लिक्विड के सरफेस के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड तो भागने लगेगा। यहाँ पे लिक्विड कोई भाग थोड़ी रहा है, तुम बोलोगे नहीं नहीं साहब ये तो भाग रहा है ना, ये तो एक्सर्ट कर रहा है, और उसका एक्सेशन साहब ये है। देख, फ्लोइंग लिक्विड का मतलब है इट शुड फ्लो विद रेस्पेक्ट टू बीकर, विद रेस्पेक्ट टू ट्यूब, ऐसा है ना। तो यहाँ पे अगर आप ट्यूब के अंदर बैठे हैं तो क्या यार, है ना, ट्यूब के रेस्पेक्ट में लिक्विड थोड़ी भाग रहा है, वो तो हम बाहर बैठे हैं, तो बाहर वाले पर्सन को, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि यार, है ना, लिक्विड मोशन में है। भाई जैसे इफ यू आर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस, तो जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में तुम मोशन में हो, राइट, लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में बस तो रेस्ट पे है, या बस के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट पे हो, वही कहानी है ना। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जो है उसके रेस्पेक्ट में जो लिक्विड है वो फ्लोइंग है, बट बीकर के रेस्पेक्ट में थोड़ी फ्लोइंग है। क्लियर है। तो अगर लिक्विड स्टैटिक होता है तो उस पर लगने वाला जो भी नेट फोर्स होना चाहिए इट शुड बी परपेंडिकुलर टू लिक्विड सरफेस, सो दैट इस पार्टिकल के नीचे वाला जो सरफेस है वो जो नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा उस नॉर्मल डायरेक्शन से वो फोर्स बैलेंस हो जाए। एंड देयर शुड बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस अलोंग द सरफेस, क्योंकि अलोंग द सरफेस फोर्स लग गया तो वो लिक्विड को भगा देगा, भाग नहीं रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। एक छोटा सा आप लिक्विड का मॉलिक्यूल पकड़ लें, एक छोटा सा इसी सरफेस का एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ लें, ठीक है। इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करें विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ एक्साइटिंग फ्रेम ऑफ दिस वेसल। वेसल का एक्सेशन हम सबको पता है, अभी भी निकाल लिया जी, साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। 2 लाइन का सवाल है, ध्यान सुनना। तो देख, तो यहां पे फंडा दोस्त ये होने वाला है क्या इस पे जो फोर्सेस लगने वाले हैं mg लगेगा, और क्या दूसरा फोर्स दोस्त लगेगा शूडो फोर्स। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, किधर किधर कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। तो mg किधर लग रहा है, mg तो हम सबको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, क्लियर है। तो mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेशन है क्या एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगता है, तो कह सकते हो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। ये देखिए जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेशन है एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट ma का इधर वाला और mg का इधर वाला जो कंपोनेंट दैट्स इट बैलेंस कराना है, सो दैट इस पार्टिकल पे लगने वाला कोई भी फोर्स ना बचे अलोंग द सरफेस, तभी तो सरफेस स्टैटिक रह पाएगा, ठीक है। तो बस ये बेसिक आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो कंपाउंड कैसे कैसे लेते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोच के बोल, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या मेरा यार ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, ऐसा ना। ये भी क्या है इंक्लाइन के पैरेलल, ये भी क्या है इंक्लाइन के पैरेलल मैंने बनाया, अंदर फोर दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। बात समझ पा रहे हो। तो ma का अलोंग द सरफेस, क्या ये कंपाउंड में लिखूंगा दोस्त ma का cos अल्फा, इधर ही छाप देता हूं। तो हमने इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में सरफेस के इधर वाला अलोंग द सरफेस कंपाउंड निकाल लिया ma का cos अल्फा। ऐसे ही mg का इधर वाला कंपाउंड और निकाल लेते हैं। तो mg का इधर वाला कंपाउंड कैसे निकाला जाए। अब एंगल बस थोड़ा सा अपने को पकड़ना है। देख एंगल किस तरह से हम लोग पकड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, गड़बड़ा नहीं भाई, गड़बड़ा नहीं। क्या ये एंगल अल्फा देख रहा है, ये देख, ये तुम्हारा सरफेस है, ये इंक्लाइंड के पैरेलल है, तो भाई साहब ये अल्फा होगा तो ये भी तो अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब सवाल है कि साहब ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल दोस्त वही होगा जो कि ये एंगल होगा। ये सुनो, आवाज नहीं गई, विच इज 90 माइनस थीटा। इधर देखो ये 90 ये 90 ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब वर्टिकल वाला जो डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड प्लेन से तो कितना एंगल बना रहा है। सुनो
वर्टिकल वाला जो डायरेक्शन है ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड सरफेस तो ऐसा, दिस इज द सरफेस, ये लिक्विड का एक्सपोज सरफेस है। वर्टिकल वाला जो डायरेक्शन है इंक्लाइंड प्लेन से, वर्टिकल वाला जो डायरेक्शन है इंक्लाइंड प्लेन से, ये तो ये एंगल दोस्त बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो क्या टोटल एंगल हो जाएगा दोस्त 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो mg का क्या इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लिख पाऊंगा, mg cos 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, और इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या मैं लिख दूंगा, mg cos 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। बच गई सवाल की बैंड। कॉम्पाउंड समझना है कैसे कैसे बस लिए हैं। देखो ma का इधर वाला कॉम्पाउंड अलॉन्ग द सरफेस, ma cos अल्फा सीधा सीधा है। ये एंगल समझ में आ गया, एंगल मैंने कैसे कैसे लिया है, 90 माइनस थीटा कैसे लिया, अल्फा कैसे लिया, क्लियर है। फिर समझ लें, जिनको नहीं झुमका सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। देख ये वर्टिकल है तो ये 90, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, वर्टिकल प्लेन से 90 माइनस थीटा है ना। तो देखो वर्टिकल ये प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से ये 90 माइनस थीटा और ये तो एंगल अल्फा है, तो ये टोटल कितना हो गया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो mg का 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा के लॉन्ग कॉम्पोनेंट कॉस। बस इस एक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सवाल की बैंड बजा ले जाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से ले रहा हूँ, है ना। क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सुनो, नहीं तो 90 माइनस थीटा और ये माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा, सो दैट cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज a cos अल्फा। अच्छा a अभी क्या हम लोग निकाल चुके हैं, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos अल्फा, अभी भी निकाला था, हटा दिया यहाँ पे, है ना। तो देखो छाप रहा हूँ, a की वैल्यू है g sin थीटा माइनस, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ये a हो गया मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा बराबर g, क्या ये वैल्यू समझ में आई कैसे लिखी, cos 90 माइनस थीटा है sin थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, गलती नहीं रही, थीटा माइनस अल्फा, क्लियर है भाई। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, g sin थीटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे, g sin थीटा इंटू म्यू जी cos थीटा इंटू, और इसको खोल दे, क्या कैसे खोला समझ में आया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला घुमा दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जी से मल्टीप्लाई कर। वैसे जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उड़ा दे, इक्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा यहाँ से उड़ जाएंगे, इधर से बचेगा माइनस म्यू कॉस थीटा कॉस अल्फा, इधर से बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, माइनस माइनस उड़ जाएगा, कॉस थीटा उड़ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या म्यू आ जाएगा, क्या tan अल्फा बराबर म्यू आ जाएगा। तो क्या आंसर तुम्हारा ये होगा। और क्या अल्फा हम लोग माने थे, क्या अल्फा हम लोग माने थे एंगल मेड बाय लिक्विड सरफेस विद द इंक्लाइंड। ये सुनो भाई, हमारा जो डायग्राम था, डू यू रिमेंबर द डायग्राम, हमारा अपना जो डायग्राम था वो कुछ ऐसे ही तो था। अपना जो डायग्राम था वो हमने क्या माना था, लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, नहीं इंक्लाइंड प्लेन से कुछ अल्फा बना रहा है, ऐसे तो माना था। लिक्विड का जो एक्सपोज सरफेस है, इंक्लाइंड मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, एक्चुअली वही एंगल अल्फा पूछ रहा था। तो ये छोटा सा सवाल है जो एडवांस में पूछा गया था। कुछ इस तरह का अपने को उसने सेटअप दे रखा है। ठीक है ना, इस तरह का मान ले सेटअप उसने दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विड भरेला है, दोनों लिम्स में लिक्विड की जो हाइट का वर्टिकल डिफरेंस है वो मान ले डेल्टा एच, यही डेल्टा एच अपने को निकालना है, ठीक है। और जैसा कि तुम लोगों को याद आ रहा हो, मैनोमीटर में क्या अंदर गैस भरेला होता है, या यहाँ पे उसने गैस को फ्लो कराया है। मैनोमीटर का सेटअप जो जनरल सेटअप है, याद आ रहा है तुम लोगों को, एक चैम्बर होता है, उससे यू ट्यूब अटैच कर देता है, उस यू ट्यूब में लिक्विड भरा होता है, लेकिन जो फ्लोइंग होता है वो गैस होता है। तो वही वाला कहानी है।
इसमें उसने मरकरी भरा है, मरकरी का डेंसिटी मान ले ρHg है ना। और यहाँ पे दोस्त एक गैस चला रहा है, वो क्या है, और मान ले गैस का जो डेंसिटी है वो रो है, और कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है। कितनी स्पीड से, मान ले v की स्पीड से चला रहा है। अच्छा ये डिस्टेंस भी उसने दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का मान ले कुछ d दे रखा है। ये एंगल मान ले उसने थीटा वीटा दे रखा है, दोस्त एंगल मान ले थीटा वीटा है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से थीटा है, हॉरिजॉन्टल ना करके हॉरिजॉन्टल से थीटा पे टिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन हाइट क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे दो बेसिक फंडे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक तो यू हैव टू यूज बर्नौलीज इक्वेशन, और दूसरा जो कंसेप्ट घुमाना है वो लॉ ऑफ प्रेशर घुमाना है, थर्ड लॉ ऑफ प्रेशर का। तो क्या है, कैसे कैसे घुमाएंगे, सब लोग ध्यान से सुना है। देख एक बार आप क्या करें, दो पॉइंट्स में पकड़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। इन दो पॉइंट्स के लिए बर्नौली घुमा रहा हूँ। क्या घुमा रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन। रुको 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 रुको, यहाँ पे मान ले पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर P1, यहाँ पे मान ले P2 है, और ये जो वर्टिकल हाइट है ये कुछ साहब मैं x मान लेता हूँ। x से फिर बाद में निपट लेंगे, टेंशन मत ले, x से निपट लिया जाएगा क्योंकि हमें ये पता है, डिस्टेंस पता है ना, थीटा वीटा पता है, फिर निपट लेंगे, टेंशन मत ले। तो साहब क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन नंबर 2, इन पे बर्नौली इक्वेशन जनरल फॉर्म में घुमा रहा हूँ, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट। तो उसके लिए साहब यहीं पे एक राउंड राउंड मान ले, h बराबर 0, u बराबर 0। तो देखो बोल क्या इक्वेशन तुम्हें चमकी, आवाज नहीं आई। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइट में भी दोस्त डिफरेंस है। अगर हाइट बराबर होती जैसे ट्यूब हॉरिजॉन्टल होती तो हम जनरल फॉर्म में घुमाते हैं क्या, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे P मतलब P1, वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम है, ऐसा दिया हुआ है सवाल में, है ना। जो गैस जा रहा है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से भाग रहा है। या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी घुमा के तुम प्रूव भी कर सकते हो, A1 B1 बराबर A2 B2। क्या यहाँ का एरिया दोस्त बराबर दिख रहा है, तो क्या पक्की बात है यहाँ की स्पीड बराबर होनी चाहिए, वही फंडा है। क्लियर है, A1 B1 इज A2 B2, चाहो तो जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो एरिया सेम है इसलिए वेलोसिटी सेम मिल रही है, ये फंडा है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, h यहाँ पे दोस्त 0 हो गया तो मैंने रो जी एच वाला टर्म वैनिश कर दिया। यहाँ पे P2 और हाफ रो V स्क्वायर है ना, प्लस रो जी एच, h मतलब ये वर्टिकल हाइट है ना, इंक्लाइन लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल हाइट पकड़ते हैं। पहली क्वेश्चन क्लियर, P1 माइनस P2 बराबर रो जी एक्स, राइट। अब दूसरी इक्वेशन आती है लॉ ऑफ प्रेशर से, थोड़ा ध्यान से देखें। इसको साहब मैं P3 पकड़ लेता हूँ, इसको साहब मैं P4 पकड़ लेता हूँ। क्या लॉ ऑफ प्रेशर के हिसाब से P3 P4 बराबर होना चाहिए, हाँ ना, तो बोलो भाई, ये सुनो। क्या लॉ ऑफ प्रेशर के हिसाब से P3 और P4 बराबर होना चाहिए। प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम प्रोवाइडेड द लिक्विड इज होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस, है ना। तो देखो सब लोग ध्यान सुनना, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, है ना। तो क्या यहाँ का प्रेशर दोस्त मैं बोलूंगा उतना ही होगा जितना कि P1 होगा, लिख रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाएं। यहाँ का प्रेशर दोस्त क्या मैं बोल सकता हूँ, P2 प्लस डेल्टा एच रो जी होगा। और थोड़ा सा ध्यान दें, देखो 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 यहाँ पे देख गैस, ये कौन, किसके लिए मैंने घुमाया, ये गैस के लिए घुमाया। यहाँ पे कौन चल रहा था, गैस। तो यहाँ पे दोस्त किसका रो है, ये गैस का रो है, कंफ्यूज ना हो। ये अब देख यहाँ पे जो मैं एच रो जी घुमा रहा हूँ इसमें रो क्या है, लिक्विड का रो है। लिक्विड यहाँ पे मान ले मरकरी है, तो रो मैंने मरकरी का पकड़ लिया। देख यहाँ पे ध्यान दें, P3 और P1 ये बराबर कैसे हो गए, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है इन बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड अपने कॉलम की हाइट की वजह से बेस पर प्रेशर डालते हैं एच, बट गैसेस अपने कॉलम के हाइट की वजह से बेस पे कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती, बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी ऑफ गैस। अरे एच अगर लिखेगा अभी तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना होता है, नेग्लिजिबल, तो वो उड़ जाएगा। भाई जो प्रेशर एच आता है वो लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से आता है। अब यार गैस का क्या ही वेट होगा, है ना। तो इसलिए अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा गैस भरेला है, जैसे मान ले इस हॉल में, जिस हॉल में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे गैस भरेला है, तो क्या जितना प्रेशर टॉप मोस्ट पॉइंट पे उतना ही बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये सुनो, कोई डिफरेंस थोड़ी होगा। इफ गैस इज फिल्ड इनसाइड ए कंटेनर, तो क्या कंटेनर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर गैस का यूनिफॉर्म होता है, ये सुनो, वही फंडा है।
तो यहां पे अगर P1 मान रहा है तो दोस्त यहां पे भी P1 होगा, इसलिए मैंने P3 को P1 चिपका दिया है। अब सवाल आया साहब यहां पे कितना होगा P4, तो यहां पे अगर P2 है दोस्त, क्या यहां पे भी P2 मिलेगा? ये सुनो, यहां से यहां तक गैस भरेला है, तो यहां पे इन सारे क्रॉस सेक्शन प्रेशर बराबर होगा, लेकिन यहां का प्रेशर क्या होगा? कुछ यहां का प्रेशर P2 प्लस सम प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, H रो जी, H मतलब डेल्टा H। अब रो, अब ये क्या है? लिक्विड मतलब मरकरी, तो मरकरी का आ जाएगा डेंसिटी इंटू जी। तो यहां से क्या P1 माइनस P2 मेरा आ गया, बोलो भाई। यहां से P1 माइनस P2, यहां से P1 माइनस P2, क्या हम उड़ा सकते हैं? तो क्या मेरा डेल्टा एच निकल आएगा? ये बेसिक आइडिया इन्वॉल्व था इन दिस प्रॉब्लम, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, लॉजिक बस हो गया, ठीक है। तो देखो यहां से P1 माइनस P2 और यहां से P1 माइनस P2 उड़ा दिया, क्या जी मेरा उड़ जाएगा? तो क्या थोड़ा सा इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब रहा सवाल साहब एक्स अननोन आ गया, तो एक्स को क्या तुम डी और थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री है एवरीवन। सी दस, क्या ये एंगल थीटा दिख रहा है, क्या ये एक्स दिख रहा है, क्या ये साइड दिख रहा है? ये सुनो, आवाज नहीं आई, ये देख, असलियत में ये कहानी है दोस्त, इधर देखो, ये यही वाला तो है राइट एंगल ट्रायंगल एवरीवन। सी दस, क्या ये एंगल थीटा है, ये क्रॉस सेक्शन नंबर 1, ये क्रॉस सेक्शन नंबर 2, क्या ये वर्टिकल हाइट यही तो एक्स है, और क्या ये डिस्टेंस डी गिवन है अपने को दोस्त? ये सुनो, ये देख एवरीवन सी दस, ये देख, तो इस एंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा? tan थीटा घुमा देता हूँ, इधर देख, tan थीटा बराबर एक्स अपॉन डी, tan थीटा बराबर एक्स अपॉन डी, क्या मेरा एक्स आ गया डी tan थीटा, क्या एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका दूंगा तो क्या मेरा डेल्टा एच निकल आएगा? ये आइडिया है, क्लियर? रो इंटू एक्स की वैल्यू ये डाल रहा हूँ, क्या डी tan थीटा, एक्स इज डी tan थीटा, और ये बराबर हो गया दोस्त किसके? डेल्टा एच इंटू रो ऑफ मरकरी। तो क्या डेल्टा एच का आंसर दोस्त ये हो जाएगा रो डी tan थीटा अपॉन, क्लियर है? तो ये छोटा सवाल था। इन क्वेश्चन नंबर 13 एक उसने सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाया दोस्त, ठीक है, और उसमें मान ले h हाइट तक लिक्विड भरेला है। इस लिक्विड का उसने एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बनाया, 3D में है, थोड़ा सा बस फील करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे A B C D क्लियर है, हाइट मान ले h है, ठीक है, और ये जो उसने स्क्वायर अज्यूम किया है एक्चुअली ऐसा स्क्वायर है जिसका जो आपको लेंथ है वो दिख रहा है h, और इसका जो ब्रेड्थ दिख रहा है, कह सकते हो एक तरह का रेक्टेंगल है, इसका जो ब्रेड्थ है वो असलियत में डायमीटर है, फील कर पा रहा है? जैसे ये है, ये एक सिलेंडर है, उसको उसने डायमीटर एक्सेस के अबाउट, ये देख इस तरह की कहानी है, उसने डायमीटर एक्सेस के अबाउट इस तरह से दो इक्वल हाफ में स्प्लिट कर दिया, लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन दोस्त आपको दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है h और उसका ब्रेड्थ कितना है? डायमीटर, ये देखिए ये है ना, अब सामने से दिख रहा है, ये डायमीटर है, ये ऐसा है, और जो लेंथ है वो तो उसने h दे रखा है, उतने जितना हाइट तक लिक्विड भरेला है इसमें। सवाल सुने क्या पूछ रहा है ना, सवाल इसमें पूछा है फोर्स ऑन वाटर ऑन वन साइड, है ना, ये ऐसा बीच से उसने क्रॉस सेक्शन निकाला, लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है, बता एक हाफ दूसरे हाफ पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सवाल पूछ रहा है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से आप देखें यहाँ पे, जैसे मान लो साहब हम फोर्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं बाय लेफ्ट हाफ ऑफ लिक्विड ऑन राइट हाफ, है ना, जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ वाले लिक्विड पे, इधर वाला जो लिक्विड है इधर वाले लिक्विड पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स एक्चुअली दो फैक्टर की वजह से आएगा, एक तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स डालेगा, दूसरा जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, दोनों की वजह से देखना पड़ेगा एंड देन यू टेक आउट देयर रिजल्टेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रेशर की वजह से फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ा मजेदार है ना, कुछ नए नए तुम्हें फंडे यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान ले तुम यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स निकालने की कोशिश करते हो, तो हमें ना यहाँ पे
x डिस्टेंस पे dx के विड्थ की एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़नी पड़ेगी। सोच पा रहा है? ये जो लिक्विड है ना, इसके कॉलम की हाइट की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स बनेगा। लेकिन वो फोर्स क्या होगा? वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि है ना, देख h वेरी करते जाएगा तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है ना, h रो जी, h वेरी करते जा रहा है, तो हमें एक स्ट्रिप लेके है ना इंटीग्रेट करके फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देख, ये तुम्हारा वो क्रॉस सेक्शन है जो आप देख रहे हो, जो क्रॉस सेक्शन में अलग से बना देता हूँ दोस्त। क्रॉस सेक्शन की दोस्त डायमेंशन ये हैं, ये h है और ये 2r है। ये थोड़ा सा अपने को है ना दिमाग में रखना है कि यार ये वाला इस तरह का एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना। और मैंने क्या किया, यहाँ से x पे ये dx की ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़ी है। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, ऐसा है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा है ना, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, बता इस लिक्विड इस डिफरेंशियल स्ट्रिप पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो, तो फोर्स होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, प्रेशर। तो x हाइट का जो लिक्विड कॉलम होगा, यहाँ से x हाइट का दोस्त जो लिक्विड कॉलम होगा वो कितना प्रेशर डाल रहा होगा? P0 प्लस x रो जी। देखो उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, है ना भाई। यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस सम प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ दिस कॉलम, तो कितना? P0 प्लस h रो जी। h मतलब यहाँ पे x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कौन सा लोगे? ये जो डिफरेंशियल स्ट्रिप दोस्त पकड़े हो आप, ये छोटा सा स्ट्रिप पकड़ पा रहे हैं? सोच पा रहे हो? इस स्ट्रिप के डायमेंशंस क्या हैं? इसका क्या ये जो तुम्हें लेंथ दिख रहा है वो 2r होगा। ये तो डायमीटर ही है ना रे, ये देख 2r, तो ये 2r हो जाएगा। और ये पार्टी dx है, क्या आप फील कर पा रहे हो? ये देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रहा है उसका एरिया, ये छोटे से एरिया पे हम लोग फोर्स निकालेंगे, फिर टोटल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो फिर समझें, फोर्स हो गया प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस x रो जी, और मल्टीप्लाइड बाय ये डिफरेंशियल स्ट्रिप का एरिया, तो वो एरिया हो जाएगा 2r इंटू एक्स। कितना हो जाएगा दोस्त? बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैंने कैसे लिखा? 2r इंटू dx, 2r इंटू, देख, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना? 2r इंटू ब्रेड्थ, ये वाला यहाँ पे ये देखिए, ये 2r इंटू ये dx, ऐसा है। टोटल निकालने के लिए बस इसी को इंटीग्रेट करते हैं। मान लिया ये वाला फोर्स कुछ प्रेशर की वजह से F1 है, टोटल निकालने के लिए 2r कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। x क्या वरी करेगा? 0 से h। x दोस्त वरी करेगा 0 से टोटल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम विच इज h, ऐसा है। और बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन। बोलो भाई, समझ पा रहे हो? P0 बाहर निकाल ले 1 का x का रेस्पेक्ट में x, ठीक है, जो भी लिमिट्स। रो जी बाहर निकाल ले x का रेस्पेक्ट में x²/2, अपर माइनस लोअर चिपका दे। 2r अपर माइनस लोअर करेगा, ये आएगा, इधर भी अपर माइनस लोअर करेगा तो यही आएगा। 2r से चाहो तो है ना मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। तो 2r P0 h, और क्या ये 2 उड़ जाएगा, तो क्या यहाँ से बचेगा? रो जी h², देख ले 2 उड़ गया ना, तो रो जी h² इंटू r, ऐसा है। बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर। ये तो हमने सिर्फ प्रेशर की वजह से फोर्स निकाला है। अब सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या वो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट है तो घट जाएंगे, ऐसा है। दूसरा यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वो फोर्स क्या है, कैसे कैसे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। तो देखो, थ्री डी में थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। फील कर पा रहे? तुम लोग क्या फील कर पा रहे हो? जैसे मान लो एक ये सिलेंडर है, इसको मैंने साहब 2 इक्वल पार्ट्स में अबाउट डायमीटर एक्सेस उड़ा दिया है ना। तो ये राइट हाफ है, ये लेफ्ट हाफ है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय लेफ्ट हाफ ऑन द राइट हाफ। तो जो लेफ्ट हाफ वाला सिलेंडर है वो राइट हाफ वाले सिलेंडर पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। देखो 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 देखो, थोड़ा ध्यान से देखें। ये तो पूरा का पूरा दोस्त लिक्विड भरेला है। सिर्फ क्या होगा, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डायमीटर वाले एलिमेंट्स हैं, ओनली दीज एलिमेंट्स विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सुनो, सोच पा रहा है? ये देखा शायद यहां पे थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, टॉप व्यू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ऊपर से देख रहा है, जैसे ये सिलेंडर है कंटेनिंग लिक्विड, ऊपर से देख रहा है, तो टॉप व्यू में ऐसे ही दिखेगा।
ये है राइट हाफ वाला सिलेंडर, ये है लेफ्ट हाफ वाला सिलेंडर, है ना। तो राइट हाफ वाला जो सिलेंडर होगा, लेफ्ट हाफ वाला जो सिलेंडर होगा, राइट हाफ वाले सिलेंडर के ये वाले जो डायमीटर वाले पार्टिकल्स हैं उनको खींच रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। फील कर पा रहा है? ये मान ले डायमीटर है, ऐसा है, तो TDL इस तरह से खींच रहा होगा। भाई हमें यही तो देखना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लेफ्ट हाफ ऑन द राइट हाफ। तो जो लेफ्ट हाफ वाला होगा वो राइट हाफ वाले ये डायमीटर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको खींच रहा होगा इस तरह से। TDL हमेशा देखो ध्यान रखें, सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और इस फोर्स की दो प्रॉपर्टी, जो भी फोर्स होता है इट इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी, फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ लाइन, ऐसा है। तो देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने मान लिया एक DL लेंथ का एलिमेंट है, तो DL वाले एलिमेंट पे कितना लगेगा? T इंटू DL। TDL कैसे लगेगा? अलोंग द सरफेस। कैसे लगेगा? नॉर्मल टू लेंथ ऑफ लाइन। तो एक छोटे से पार्टिकल पे छोटा सा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये है। टोटल फोर्स निकालने के लिए इसको इंडिकेट कर सकते हो। और DL में L सिर्फ और सिर्फ ये जो डायमीटर वाले पार्टिकल्स हैं, ओनली दीज पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज अंदर थोड़ी हवा है, जो एक्सपोज सरफेस होता है सिर्फ उसी पे फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी? सरफेस की। तो सरफेस में ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, सिर्फ यही पार्टिकल्स विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो L यहां पे दोस्त वेरी करेगा 0 से डायमीटर पूरा डायमीटर, है ना। तो 1 का L के रेस्पेक्ट में L हो जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट घुमाएगा तो ये आएगा। इसको मैं F2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? अपर माइनस लोअर करेगा तो ये आएगा। अब ध्यान से देखें दोनों फोर्सेस की दोस्त डायरेक्शन क्या है। क्या इसके प्रेशर की वजह से जो F1 लग रहा था, क्या वो इधर लग रहा था? और क्या ये जो F2 लग रहा है वो दोस्त इधर लग रहा है? तो क्या नेट फोर्स में लिखूंगा F1 माइनस F2? डायरेक्शन पकड़ ध्यान से, है ना, डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान से पकड़। भाई इसका जो लिक्विड है ना, वो प्रेशर की वजह से इधर पुश कर रहा होगा ना, फोर्स बाय द लेफ्ट हाफ ऑन द राइट हाफ। तो लेफ्ट हाफ की वजह से जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से इधर ही तो फोर्स लगेगा। तो ये जो F1 लगाया है वो इधर है, उल्टा लेफ्ट वाला राइट वाले पे जो फोर्स लगा रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये तो दोस्त खींचता है ना, पुलिंग फोर्स है, ये देख है ना, खींच रहा है। ये वाला लेफ्ट वाला राइट वाले पे खींच रहा है। तो F1 इधर लगा रहा है ना, प्रेशर की वजह से इधर पुश कर रहा है, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से खींच रहा है। तो F1 इधर है, F2 इधर है, इसलिए नेट फोर्स निकालने के लिए यू हैव टू सबट्रैक्ट दीस फोर्सेस। तो फाइनली जो नेट फोर्स लिखोगे exerted by left half on the right half, it is F1 minus F2 या F2 minus F1, which one is greater? वैसे ऑब्वियस ही बात है, सरफेस टेंशन की वजह से छोटा मोटा फोर्स होता है, बिकॉज सरफेस टेंशन इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ऐसा है। तो F1 माइनस F2 मतलब फाइनली आंसर दोस्त ये हो जाएगा कितना? This is the net force exerted by left half of liquid on the right half of liquid, F1 और माइनस F2। ये छोटा सा सवाल था जो एडवांस में पूछा गया था 16th में, ठीक है, ऐसा है। कैसा? ये भी दोस्त एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और बड़ा मजेदार सवाल है और 2 लाइन का है। ठीक है, एक ट्रॉली है, ठीक है सर, स्मूथ सरफेस पे बैठेला है, ट्रॉली में एक कंटेनर है कंटेनिंग लिक्विड अप टू हाई टच। जो वेसल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान ले A2 है, और ये एक छोटा सा उसने ऑरिफिस बना रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान ले A1 है, और यहां से ऑफकोर्स है ना लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? मूवेबल कंटेनर है, लिक्विड का डेंसिटी दिया है अपने को, ठीक है ना। इफ द लिक्विड लीव्स आउट, फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट। तो इसमें तो किसी कोई शक नहीं है ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, v बराबर रूट ऑफ 2gh। तो पहला जो पार्ट है दोस्त, है ना, ये तो सीधा सीधा सबका बन जाएगा, आसान सवाल है, हलवा है, मतलब वॉन्ट टेक मच टाइम। v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh सबको पता है, v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh। तो पहला पार्ट तो आ गया, सीधा सीधा है। दूसरा पार्ट में उसने थोड़ा सा गेम खेला है, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़,
बैकवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ द कंटेनर। अब तुम लोग याद करो, फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़े थे, डू यू रिमेंबर? फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्टिंग ऑन द वेसल बिकॉज ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड, डू यू रिमेंबर? अगर मान ले वेसल में एक छोटा सा ओरिफिस बना देता है, वहां से लिक्विड बाहर निकलता है, तो लिक्विड के निकलने की वजह से वेसल पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट लगता है, फोर्स लगता है। उसका एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, डेरिवेशन भी पढ़े थे, रो ए वी स्क्वायर, डू यू रिमेंबर? तो उस कंसेप्ट पर बेस है ये एक्चुअली में सवाल जो एडवांस में पूछा गया है ना। तो देखो, क्या हम लोग ये वाला एक कंसेप्ट छोटा सा पढ़ चुके हैं कि अगर वेसल है कंटेनिंग सम लिक्विड, उसमें कहीं भी आप ओरिफिस बना देते हैं जहां से पानी निकलता है, तो लिक्विड के इजेक्शन की वजह से एक थ्रस्ट लगता है, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है, जिसका फॉर्मूला डू यू रिमेंबर? रो ए वी स्क्वायर। इसमें ध्यान रखें, रो मतलब जो लिक्विड निकल रहा है उसकी डेंसिटी ए ध्यान रखें, ए इज नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेसल, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ओरिफिस फ्रॉम विच द लिक्विड इज लिविंग। और वी मतलब ऑफ कोर्स है ना लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। तो सीधी सी बात है, अगर लिक्विड इधर निकल रहा है तो पक्की बात है दोस्त, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब फोर्स आएगा तो एक्सेशन आएगा, वही एक्सेशन पूछ रहा है, बता एक्सेशन कितना होगा? सिंपल, एक्सेशन कितना? 2 लाइन कर, बस 2 मिनट छुट्टी कर रहा हूं, है ना। एक्सेशन क्या है? फोर्स ऑफ मास। फोर्स इतना चिपकाएगा, रो ए वी स्क्वायर। ध्यान से, गलती नहीं, ठीक है। रुको, अब टर्मिनोलॉजी थोड़ा ध्यान समझे, है ना। तो रो तो भाई है ना एक ही लिक्विड है, एरिया मतलब दोस्त ओरिफिस का, वेसल का नहीं, ये ध्यान रखें। तो एरिया मतलब A1, वी क्या हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, √2gh, तो स्क्वायर करेगा तो, है ना। अब यहां पे दोस्त गाड़ी फंसेगी M, तो यहां पे एक छोटा सा असम्पशन है दोस्त। वैसे तो M कायदे में, असलियत में, रियलिटी में M क्या होना चाहिए? सिस्टम का मास, बट हमें वेसल का कंटेनर का मास कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहां पे मान के चलेंगे राइट कि लिक्विड के कंपैरिजन में वेसल का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। अगर गिवन होता तो हम लोग कंसिडर कर लिए होते, बट गिवन नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे। M का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का मास है, राइट। लिक्विड के मास के कंपैरिजन में जो कंटेनर का मास होगा वो इग्नोर करके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो M का मतलब क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंड्रिकल लिक्विड का मास लेंगे, जो कि होगा, हम मान के चलेंगे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लिक्विड है, ये छोटा सा पार्ट का जो मास है वो इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इसके हमें डायमेंशंस वगैरह पता नहीं है, ठीक है। तो देख, मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रोक, अब लिक्विड का ही मास ले रहा है तो लिक्विड का ही डेंसिटी। वॉल्यूम क्या मैं लिखूंगा? A2 मल्टीप्लाई बाय H। पहले बता, क्या ये फंडा समझ में आ गया तुम्हें? ये सुनो, यहां पे कायदे में मास होना चाहिए सिस्टम का, बट तुम्हें कंटेनर गिवन नहीं है, तो यहां पे मान के चलेंगे मास उतना ही है सिस्टम का जितना कि लिक्विड का मास है। तो लिक्विड में भी इतना पोर्शन का मास पकड़ेंगे, इस पोर्शन का तो हमें डायमेंशन पता ही नहीं है। ये मान ले पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल लिक्विड है, तो मास क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एरिया A2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये सिंपल सा सवाल था। तो रो यहाँ से निपट गया, HH भी निपटा दे, तो क्या एक्सेशन का आंसर तुम्हें यही दिख रहा है? बता, ये आसान सा सवाल था, एडवांस में पूछा था। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय एवरीवन।